देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या बोल रहा है, अ कंपनी जो है ऑन 1 जनवरी 2010, हैप्पी लिमिटेड एक कंपनी है, आइएगा सबसे पहले हम डायग्राम फ्रेम करते हैं। देखिए इसने क्या बोला है, 1 जनवरी 2010 हैप्पी लिमिटेड ग्रांट टू इट्स सीनियर ऑफिसर a right to choose either 250 shares। अगर आप शेयर्स में जाते हो तो 250 शेयर्स रहेंगे विथ सम पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन और कैश पेमेंट। अगर आप कैश ऑप्शन पर जाते हो तो इक्विवेलेंट टू 200 शेयर्स आपको कैश मिलेगा। कंडीशन अपॉन रिमेनिंग इन द सर्विस फॉर 3 years, आपको ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 3 साल की क्या करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस सर्विस को करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर विदाउट कंसीडरिंग पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन। बताइए शेयर्स पर पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन था तो यानी कैश जो हुआ वो विदाउट पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन हुआ। इसकी फेयर वैल्यू 70 दे रखी है, 75 दे रखी है, इसकी 31/12/2010, ये डेट आई 31/12/10 और यहां फेयर वैल्यू है 75। उसके बाद आएगी आपके पास 31/12/11, यहां पर आपको फेयर वैल्यू दी हुई है 80 और उसके बाद आएगी 31/12/12 और यहां पर आपको फेयर वैल्यू दी हुई है 85। फेयर वैल्यू आपको दी हुई है 80। फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन इज ₹68, यानी इसकी फेयर वैल्यू दे रखी है 68 ऑन 1 जनवरी 10। फेस वैल्यू आपके पास 10 रुपीज है। तो देखिएगा अब इसने पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, फेस वैल्यू तो 10 रुपए दी हुई है, देन ये बोल रहा है कि आपको ये निकालना है कि हर साल कितना अमाउंट रिकॉग्नाइज करोगे और जर्नल एंट्रीज देनी है अगर एम्प्लॉय चूज करते हैं कैश पेमेंट को या अगर एम्प्लॉय चूज करते हैं शेयर्स को। चलिएगा तो ये आप सभी ने डायग्राम बना लिया है। चलिएगा सबसे पहली स्टेप क्या थी हमारी, स्टेप 1, आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ इक्विटी। आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन ग्रांट डेट। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्रांट डेट पर इक्विटी की वैल्यू क्या है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले अपन लेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटलमेंट। वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटलमेंट लीजिए। अगर आप इक्विटी सेटलमेंट पर जाते हो तो जो एम्प्लॉइज हैं वो 2 लेंगे इनटू फेयर वैल्यू आपकी है 68। तो बताइए टोटल अमाउंट कितना आ गया, 250 इंटू 68, तो 17,000 आपका आंसर आएगा इक्विटी सेटलमेंट का। बी
वैल्यू ऑफ कैश सेटलमेंट। अगर मैं कैश सेटलमेंट पर जाता हूं तो मेरे जो एम्प्लॉइज हैं उनको 200 शेयर्स के बराबर कैश दूंगा और इस ऑल्टरनेटिव की फेयर वैल्यू 70 रुपए दे रखी है ग्रांट डेट पर, तो यानी 14,000 आ गया। तो लीजिए ये मेरे पास आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलिएगा, नाउ स्टेप 2। कैलकुलेट expenses under इक्विटी सेटल्ड प्लान। ये लीजिए, अगर हम इक्विटी सेटल्ड प्लान पर जाते हैं तो खर्चा कितना आएगा? तो एक्सपेंसेस पर एनम आएगा 3000, वैल्यू है और 3 साल आपके ऊपर कंडीशन है, तो 1000 रुपीज पर एनम का खर्चा आपका किस में हो जाएगा? इक्विटी सेटल्ड प्लान में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। Calculate expenses under cash settled plan। अंडर कैश सेटल्ड प्लान। नाउ अब हम क्या करेंगे? कैश सेटल्ड प्लान के लिए एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। ईयर 1, देखिए जो हम कैश सेटलमेंट में जाएंगे तो कैश सेटलमेंट में हम उन्हें 200 शेयर्स के बराबर कैश देंगे इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 75 रुपए है डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1। ये आपका पहले साल का खर्चा आ जाएगा। 200 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 3 यानी 5000 का खर्चा रिकॉग्नाइज हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। ईयर 2 200 इंटू फेयर वैल्यू रिव्यू होगी और आज फेयर वैल्यू 80 हो गई है, तो इस फेयर वैल्यू के हिसाब से 2 सालों का टोटल खर्चा निकाल लो पहले तो 200 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 यह आ जाएगा 200 इंटू 80 डिवाइड बाई 3 इंटू 10,667। इसमें से माइनस कर दीजिए एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, तो बताइए 10,667 माइनस 5,000 तो 5,667 आपका सेकेंड ईयर का एक्सपेंस आ जाएगा। ईयर 3 का खर्चा, ईयर 3 का एक्सपेंस 200 इंटू 85 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 200 इंटू 85 टोटल हो गया ये आपके पास 17,000 माइनस एक्सपेंसेस
already recorded. $10,667. तो ये आपके पास 6333 आ गया। ये लीजिए, ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 आ गई। हमारे सारे एक्सपेंसेस हमने रिकॉग्नाइज कर दिए हैं। पास जर्नल एंट्री, ईयर 2010, ये हमारा ईयर 1 है। अब इसकी एंट्री पास करेंगे। एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो यहां तो 1000 का खर्चा, और 2 शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट 5000 का खर्चा। तो यानी पहले साल आपका टोटल खर्चा रिकॉग्नाइज हो जाएगा 6000 का। 1000 तो जो इक्विटी प्लान का है और 5000 आपका कैश प्लान का है। कर लीजिए ये। अब इमीडिएटली इस खर्चे को कहां ट्रांसफर कर दोगे आप? P&L में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस 6000। ये लीजिए, ये आपके पास ईयर 2010 की एंट्रियां हो जाएंगी। ईयर 2011। चलिएगा वापस से हम खर्चा बुक करेंगे। एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो यहां तो 1000 आ जाएगा, और 2 शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। यहां पर आपका सेकेंड ईयर का खर्चा कितना था? 5667। तो टोटल हो गया 6667, और खर्चे को डाल दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू employees expenses 7।
ये लीजिए, ये आपके पास ईयर 2001 का क्या आ गया, एक्सपेंस आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? आइए ईयर 2012, सबसे पहले तो वही एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट 1000 शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट कितना आ जाएगा, 6333। तो यानी टोटल खर्चा जो रिकॉग्नाइज हो जाएगा वो 7333 का खर्चा आपका रिकॉग्नाइज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस 7333। ये लीजिए, ये हमारे पास ईयर 2012 का खर्चे की एंट्री हो गई और हमने उसको P&L में ट्रांसफर कर दिया। नाउ अब उसने पूछा है कि अगर एम्प्लॉइज कैश पेमेंट को ऑप्ट कर लेते हैं या अगर एम्प्लॉइज शेयर्स को ऑप्ट कर लेते हैं, तो चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। इफ employees opt for cash settlement, ये लीजिए, अगर जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या ऑप्ट कर लेते हैं, कैश सेटलमेंट को ऑप्ट कर लेते हैं, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे। तो अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, अगर एम्प्लॉइज ने कैश सेटलमेंट को ऑप्शन में ऑप्ट किया है तो आपने जितना खर्चा इक्विटी सेटल्ड प्लान का डाला था वो कैंसिल करना पड़ेगा। आपने 3000 रुपए इक्विटी सेटल्ड प्लान का खर्चा रिकॉग्नाइज किया था। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बोलिए ये एंट्री क्लियर है बिल्कुल। चूंकि एम्प्लॉय ने कैश सेटलमेंट को ऑप्ट किया है तो जितना भी खर्चा मैंने इक्विटी सेटल्ड में बुक किया था मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। नाउ अब मैं अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा। शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने टोटल 17,000 का खर्चा बुक कर दिया है लाइबिलिटी के रूप में। आप देख सकते हैं लाइबिलिटी अकाउंट का बैलेंस अल्टीमेटली आपके पास 17,000 आ रहा होगा। देखो चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने लाइबिलिटी क्रिएट की थी 5,000 की,
पहली एंट्री में मैंने लाइबिलिटी क्रिएट की थी 5000, फिर नेक्स्ट मैंने लाइबिलिटी क्रिएट की 5667 प्लस, और फिर मैंने क्रिएट की 6333। तो टोटल 17000 की मेरी लाइबिलिटी बन चुकी है। आप चेक कर सकते हैं एंट्रीज में आपने जो लाइबिलिटी क्रिएट की हुई है वो 17000 है। इमीडिएटली उस 17000 की लाइबिलिटी को मैं सेटल कर दूंगा। तो अगर जो एम्प्लॉय ऑप्ट करते हैं कैश सेटलमेंट को, तो इस तरह से हमारे पास अकाउंटिंग हो जाएगी। क्लियर है? सेकेंड डालें, if employee opt equity settlement, लीजिए अगर जो एम्प्लॉइज हैं वो इक्विटी सेटलमेंट को ऑप्ट करते हैं, तो इक्विटी सेटलमेंट को ऑप्ट करोगे तो सबसे पहला काम, आपने जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी उस लाइबिलिटी को रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, यानी लाइबिलिटी कैंसिल करनी पड़ेगी। भाई देखिए, अगर आप इक्विटी सेटलमेंट में जा रहे हो तो आपने कैश सेटलमेंट की जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी वो लाइबिलिटी कैंसिल करनी है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। 17000 की जो लाइबिलिटी क्रिएट थी उसको रिजर्व में डाल दो। तो अब मुझे बताइए आपके पास रिजर्व में कितना बैलेंस हो गया। देखो 1000 1000 1000, 3 सालों तक 3000 तो आपने रिजर्व में वो डाला और 17000 ये ट्रांसफर कर दिए। तो यानी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट 20000। यहां एक्सरसाइज प्राइस की एंट्री होगी नहीं, एक एंट्री वैसे और होती है एक्सरसाइज प्राइस रिसीव करने की, बट इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज प्राइस के रिसीव को लेकर कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप उन्हें कितने शेयर्स दोगे? 250 शेयर्स हम उन्हें देने वाले थे और 10 रुपए फेस वैल्यू है। तो 2500 तो आपका शेयर कैपिटल में चला गया और बाकी का 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 17,500। तो ये लीजिए, ये आपके पास ऑप्शनली सेटल्ड प्लान को लेकर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। बताइए क्लियर है बिल्कुल? क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है। कंपनी ने अनाउंस किया है शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड 3 years of continuous service on 1st April 2015. This plan is subject to a 3-year vesting period. Following relevant information is provided to you in this regard. सुनना, the eligible employee can either have the option to claim difference between exercise price of 150 and the market price in respect of shares on vesting date in respect of 4000 shares. देखिएगा,
आप उनको क्या दोगे, डिफरेंस दोगे, यानी कैश की हम बात कर रहे हैं, कैश 4000 शेयर्स के बराबर। ठीक है, ठीक है, और कितने कैसे हिसाब से दोगे, मार्केट प्राइस -150 के अकॉर्डिंग, या फिर आप उन्हें एक्सरसाइज प्राइस पर 5000 शेयर्स दोगे, या फिर हम उन्हें शेयर्स देंगे 5000, या फिर हम उन्हें शेयर्स देंगे 5000। ध्यान से सुनिएगा, एनी शेयर्स सब्सक्राइब्ड टू by the employees shall carry a 3-year lock-in restriction। अगर एम्प्लॉय शेयर्स के ऑप्शन को सब्सक्राइब करते हैं तो 3 साल का क्या रहेगा, लॉक इन पीरियड रहेगा। ऑल शेयर्स कैरी द फेस वैल्यू ऑफ ₹10। ये लीजिए, हमें दे रखी है फेस वैल्यू, दैट इज ₹10। आइएगा, बहुत ध्यान से सुनना, करंट फेयर वैल्यू, करंट मतलब जिस दिन ये स्कीम लॉन्च हुई, यानी आज ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू एट सेकंड अबव, सेकंड पॉइंट क्या था शेयर्स का, ठीक है, 70, एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्रीली ट्रेडेबल शेयर्स इज हायर बाय 25%। दो बातें उसने लिखी हैं, सेकंड ऑप्शंस में जिन शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसकी तो फेयर वैल्यू आपको 70 दे रखी है, यानी इसकी फेयर वैल्यू तो हो गई 70। ठीक है, और जो फ्रीली ट्रेडेबल है, तो कैश ऑप्शन फ्रीली ट्रेडेबल हुआ, इसकी फेयर वैल्यू उसने बोली है 25% हाई कर दीजिए, तो 70 में प्लस कर दो 25%, दैट इज 87.50। ये आपके पास इसकी फेयर वैल्यू आ गई। आगे चलिए, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स नॉट सब्जेक्टेड टू लॉक इन रेस्ट्रिक्शन, तो इन पर तो लॉक इन रेस्ट्रिक्शन है, तो कैश पर कोई लॉक इन रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर इंक्रीज बाय द गिवन परसेंटेज फ्रॉम इट्स प्रिसीडिंग वैल्यू एज अंडर। आइए, प्रिसीडिंग वैल्यू के कंपैरिजन में वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान से देखिएगा, इकतीस मार्च 16 पर फेयर वैल्यू में 4% इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी आपकी फेयर वैल्यू आ गई 91। फिर 31 मार्च 17 पर 91 में 10% इंक्रीज कर दो, तो ये हो गई 100.1। ठीक है, आफ्टर दैट 31 मार्च 18, ठीक है, 31 मार्च 18 पर आपकी जो फेयर वैल्यू आएगी प्लस 14%, 114.11, ये आपकी सारी फेयर वैल्यू आ गई। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर बोथ ऑप्शंस, एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी अकाउंट, और इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी शेयर बेस्ड पेमेंट का अकाउंट। ठीक है, अब आप चाहें तो इन अकाउंट का नाम रिवाइज कर सकते हैं, एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट, दूसरा है शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट के नाम से जाना जाता है अब इसे, एज पर इंड एएस। दूसरे अकाउंट का नाम हो जाएगा शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट, और तीसरा अकाउंट हो गया शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। बना लीजिए, ये तो हमारे पास डायग्राम है, और ये तीनों अकाउंट मांगे हैं इस बार एंट्रीज के बजाय। चलिए करें स्टार्ट। आओ, सबसे पहले हमें निकालना है
वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन ग्रांट डेट, ग्रांट डेट पर इक्विटी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटलमेंट, अगर हम इक्विटी सेटलमेंट की वैल्यू निकालते हैं तो हमने अपने एम्प्लॉय को जो ऑप्शन दिया 5000 शेयर 70 रुपए के हिसाब से, 5000 इंटू 70, 5000 इंटू 70 ये आ गया 3,50,000। वैल्यू ऑफ कैश सेटलमेंट, वैल्यू ऑफ कैश सेटलमेंट कितना आ जाएगा, 4000 शेयर्स इंटू 87.5, लीजिए 4000 इंटू 87.5, 3,50,000। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी नील, ठीक है, इक्विटी की वैल्यू आपकी नील हो गई है। एक्सपेंसेस अंडर कैश सेटल्ड प्लान, अब अगर हमारा प्लान जो है वो अगर कैश सेटल्ड है, ठीक है, एक्सपेंसेस अंडर कैश सेटल्ड प्लान क्या होगा आपका, सबसे पहले ईयर 2015-16 का, ठीक है, 15-16 पहला साल हमारा है, तो देखिएगा 4000 इंटू 91 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, तो ये हो गया 4000 इंटू 91 डिवाइड बाय 3, तो 121,333, 121,333, ये पहले साल का खर्चा आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, अब आएगा ईयर 16-17, ईयर 2000 4000 इंटू, अब आपकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई थी 100.10, देन डिवाइड बाय 3 और इंटू 2, तो ये आपका टोटल खर्चा आ जाएगा 4000 डे इंटू 100.1 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 266,933, 266,933, एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ठीक है, हमने कितने खर्चे ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए 121,333, लीजिए ये आपके पास करंट ईयर एक्सपेंस, ये हमारे पास आ गया करंट ईयर 266,933 माइनस
121,333, तो ये आ गया 145,600. Then year 2017-18, 4,000 into 114.11 divide by 3 into 3, that is 4,000 into 114.11, तो ये आ गया 456,440. इसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं 266,933. तो लीजिए 266,933, तो ये आ गया 189,507. 189,507, ये हमारा थर्ड ईयर का यानी करंट ईयर का एक्सपेंस आ गया. चलिएगा, क्लियर है बिल्कुल यहां तक. अब सबसे पहले हम बनाएंगे एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट. एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट. ठीक है, पहले साल का खर्चा. तो एंट्री क्या बनेगी? अच्छा, ईयर कौन सा है आपका? ईयर है 15-16. एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट. शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट. तो आपका पहले साल का खर्चा था 121,333. ठीक है, और ये खर्चा ट्रांसफर हो जाएगा आपका P&L में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये आपका पहले साल का खर्चा जो था 121,333. लीजिए 16-17 सबसे पहले खर्चा बुक करेंगे टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट. शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट 145,600. 145,600 ये हमारा सेकेंड ईयर का खर्चा है. ये एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा P&L में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. $145,600 ये हमारा सेकेंड ईयर भी अकाउंट क्लोज हो गया. ठीक है, उसके बाद है हमारा ईयर 17-18 टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट. ठीक है, हमारा तीसरे साल का खर्चा कितना था? 189,507. आप पीछे देखें 189,507 का खर्चा था.
और ये खर्चा ट्रांसफर हो जाएगा आपका पीएनडल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 189,507। ये लीजिए, ये आपका क्या आ गया, एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। चलिए अगला अकाउंट हम बनाएंगे शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। रिजर्व अकाउंट यहां बनेगा नहीं, तो दूसरा अकाउंट है शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। पिछला अकाउंट वापस देख लीजिए चाहे एक बार। हर साल का एक्सपेंस बुक किया है और लाइबिलिटी क्रिएट की है, और देन उस एक्सपेंस को हमने पीएनडल अकाउंट में डाल दिया है। आइएगा, सबसे पहले 1516 बाय एम्प्लॉई एक्सपेंस 121,333, ये हमारा पहले साल का खर्चा आ गया, और लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस भी यही हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 121,333। लीजिए 16-17 में सबसे पहले लाइबिलिटी का ये जो पिछले साल का क्लोजिंग था, ये ओपनिंग बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 121,333। फिर इस बार का खर्चा बाय एम्प्लॉई एक्सपेंस, सेकेंड ईयर का खर्चा कितना था, 145,600। तो ये आपके पास 16-17 का बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताइए कितना आ गया, 121,333 प्लस 145,600, 266,933। ये हमारे पास सेकेंड ईयर का खर्चे का लाइबिलिटी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। 17-18 सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आ गया 266,933, और फिर इस साल का खर्चा बाय एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस, कितना खर्चा था, 189,507, और ये आपका 17-18 का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। लाइबिलिटी का टू बैलेंस कैरिड डाउन 266,933 और 189,507, 456,440। ये लीजिए, ये आपका लाइबिलिटी अकाउंट बन गया। अब इसने क्या बोला है, आपको बोथ ऑप्शंस के अकाउंट बनाने हैं। बोथ ऑप्शन मतलब इफ ऑप्ट फॉर कैश सेटलमेंट और इफ ऑप्ट फॉर शेयर्स सेटलमेंट। तो आइएगा, ये अकाउंट बना लिया सभी ने। लिखिएगा केस ए, इफ
opt for cash settlement if opt for cash settlement, यानी अब अगर आप क्या ऑप्ट कर रहे हैं, कैश सेटलमेंट ऑप्ट कर रहे हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। तो अगर हम अपने एम्प्लॉइज को कैश दे रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस उतार दीजिए सबसे पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया था, 456 440, ये हमारी लाइबिलिटी का बैलेंस आ जाएगा। और टू बैंक अकाउंट 456, ये लीजिए, इसका हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो अगर एम्प्लॉइज ने कैश सेटलमेंट के लिए ऑप्ट किया है तो हम इस तरह से अकाउंट क्लोज कर देंगे। केस बी, इफ ऑप्ट फॉर इक्विटी सेटलमेंट ठीक है, अगर आप इक्विटी सेटलमेंट में जाते हैं, एक तो बनेगा शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट, क्योंकि आपने अपनी बुक्स में ऑलरेडी लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन किया हुआ है और लाइबिलिटी का बैलेंस आपको दे रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 456 440। इसको इमीडिएटली कहां ट्रांसफर कर दूंगा, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट में। अगर मेरे एम्प्लॉइज इक्विटी सेटलमेंट को ऑप्ट करते हैं तो मेरी लाइबिलिटी का जितना भी बैलेंस है वो बैलेंस मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, मैं रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। और अब इमीडिएटली एक और अकाउंट बना देंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। अब वापस हम थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, ये देख लीजिए आपने अगर आपके एम्प्लॉइज ने इक्विटी सेटलमेंट ऑप्ट किया है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो हमारी लाइबिलिटी का बैलेंस था उसे रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लीजिए यहां पर आ गया बाय शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट 456 440, ये आपके पास शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी में बैलेंस आ गया रिजर्व से। बाय बैंक, आपने लोगों से एक्सरसाइज प्राइस ली है कितनी, 5000 लोग थे
और 150 की आपकी एक्सरसाइज प्राइस थी, तो आपको पैसा कितना मिला 5000 इंटू 150, 7.5 लाख। और अब आपने इनको शेयर्स इशू कर दिए, टू शेयर कैपिटल 5000 शेयर इंटू 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो 50,000 की तो आपकी शेयर कैपिटल हो गई, और रिमेनिंग जो बचा वो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 750 प्लस 456 440 माइनस 50,000, 1156 440, 1156, ये लीजिए, ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपने निकाला, बैलेंसिंग फिगर वैल्यू आपने निकाल ली। क्लियर है बिल्कुल? तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शनली सेटल्ड प्लान का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11th, जो है आपका सीए में फाइनल जून 2015 से। ये वापस देख लीजिए, सबसे पहले लाइबिलिटी से रिजर्व में ट्रांसफर किया, वो अमाउंट आ गया, जितनी एक्सरसाइज प्राइस रिसीव की वो आ गई, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 5000 शेयर इशू कर दिए, और रिमेनिंग अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम शो हो जाएगा।